लॉ की बहुत सारी खूबसूरत बातों में से एक खूबसूरत बात यह भी है कि इसको समझने वाले की एक अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती। जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा वो ये कि मेरी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो कॉमन सेंस को अट्रैक्ट करनी चाहिए। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं जब आप कानून को कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से या अपने लीगल आर्ग्यूमेंट को कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसी तरह जब हम अपनी इस पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करते हैं तो हम कुछ ना कुछ जजमेंट्स पढ़ते हैं रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की। हमारे तमाम रिस्पेक्टेबल जस्टिस में से जिनकी तमाम जजमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आपके कुछ पर्सनल फेवरेट्स भी होते हैं। और जिस तरह मेरे वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल फेवरेट जस्टिस इज जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, क्योंकि उनकी जजमेंट बहुत ज़्यादा ब्रीविटी और कॉमन सेंस को अट्रैक्ट करती है। इसलिए जो लोग जानते हैं मुझे वो जानते हैं कि हम बाजवा साहब को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। तो उसी तरीके से अभी रिसेंटली मियाँ साहब के और मेरे सामने बाजवा साहब की एक जजमेंट आई बे की, जिससे बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया और हमने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम कैसे। वालेकुम सलाम। ये सब बाजवा साहब अमूमन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देते हैं और बहुत ही नफासत और कॉमन सेंस के प्रिंसिपल के साथ लेकर चलते हैं। क्या जजमेंट है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया? यार बिफोर आई गो विशाल, बाजवा साहब की जजमेंट्स की ना एक बहुत बड़ी खासियत है, वो जजमेंट को बेतुका लंबा नहीं करते और अगर कोई कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे अपनी जजमेंट के अंदर तो ही मस्ट गिव अ लॉजिकल कंक्लूजन टू दैट कॉन्सेप्ट। सो इसी वजह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं आपको अपनी नाइविटी और अपनी जैसे कहते हैं ना नाकाबिलियत आपको बताऊं कि आई डिड नॉट नो अबाउट दिस प्रिंसिपल ऑल्दो इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड बिकॉज आई रिसर्च लेटर ऑन। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड कॉमन लॉ प्रिंसिपल। होता ही है विशाल साहब कि एक आफ्टर एज टेकअप होती है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब के पास, और इंटरेस्टिंगली उसके अंदर जो काउंसिल थे जेम्स जोसेफ साहब थे, हु यू हैपन टू बी द फॉर्मर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, वेरी कॉम्पिटेंट मैन। और उसके अंदर प्रोपोजिशन ये थी कि एक बंदे की आफ्टर एज बेल अप्लाई होती है ऑन इन अ 302 मैटर, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट और लर्नड काउंसिल लेता है वो ये कहता है कि जो इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है ये ईंटों से फोरहेड पे और बैक हेड के ऊपर जो है ना वो इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है, लेकिन जब आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो वो कॉज ऑफ डेथ नहीं, लिहाजा इसकी जो डेथ है वो एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती। और जो जिसमें डिसीज था उसका कॉम्प्रोमाइज कार्डिक सिस्टम था, बिकॉज ही had the chronic cardiac डिजीज जिसकी वजह से, और वो ही इसके अंदर आया। जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं तो उसके अंदर कहा जाता है कि द फिजिकल ऑल्टरकेशन इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेथ लाइकली ट्रिगर्ड कैटाकोलामिन सर्ज exacerbated the pre-existing cardiac disease leading to sudden respiratory collapse leading to death supported by the autopsy finding mentioned above, so on and so forth. सो उन्होंने कहा कि ये जो इसका जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन थी इस इंजरी ने उसको ट्रिगर किया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो हमारा कॉमन लॉ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो यहां पे हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब ने बताया एक रूल, एग शेल स्कल रूल। व्हाट इज दैट? एग शेल, इट्स अ टंग ट्विस्टर, एग शेल स्कल रूल। सो उसके बारे में कहा कि अलीज़िया बाजवा साहब कहते हैं कि जो एक्शन स्कल रूल है विच प्रोवाइड्स दैट एक्यूज मस्ट टेक विक्टिम एज ही फाइंड्स हिम। ठीक है ना, आप जो विक्टिम है उसको एज इट इज लेंगे उस सिनेरियो के अंदर। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई हार्म इन्फ्लिक्ट किया गया अनलॉफुली उस विक्टिम के ऊपर तो मुलजिम इस चीज से बरी उस जमा नहीं हो सकता कि जी इसकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लिहाजा एक्शन स्कल रूल के अंदर आप विक्टिम को एज इट इज लेते हैं। सो अगर मेरी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, हार्ट मेरा कॉम्प्रोमाइज है, सिंस मियाँ सब सीरियस बड़े हैं, अगर उनका हार्ट कॉम्प्रोमाइज है, फेफड़े कॉम्प्रोमाइज है, विशाल साहब ने चुकी मार दी मुझे पकड़ के, और कल को मेरी बेगम साहब आप पे FIR करवाए थे। यू कैन नॉट टेक दिस प्रिंसिपल के जी आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें, उसकी इंक्वेस्ट देख लें, कॉज ऑफ डेथ जो है वो ये नहीं है।
सो इसके ऊपर एक्शंस का रूल अप्लाई करता है कि यू टेक द विक्टिम एज इट इज। उस सिनेरियो के अंदर जो लॉ है इट होल्ड्स एक्यूज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज फ्लोइंग फ्रॉम हिज एक्ट, even if the resultant injury is more severe than what would ordinarily be anticipated in a person of average health or physical condition. So for that reason, इस principle को apply करते हुए इस particular case के अंदर the bail was refused. सर ये बेल की हद तक कोई चीज़ हमें समझ आ जाती है, ट्रायल में इस चीज़ को किस तरीके से देखा जाएगा? अच्छा विशाल, बाजवा साहब ने ना इस चीज को अपनी इस जजमेंट में केटर किया। वो कहते हैं कि बेल स्टेज के ऊपर जो ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया, नाउ लेट द ट्रायल कोर्ट डिसाइड। हाँ, आपके आई विटनेसेस ने, ऑकुलर अकाउंट ने पर्टिकुलर आपको बताया कि इसने ये इंजरी इन्फ्लिक्ट की, ये इन्फ्लिक्ट की। अब जब ट्रायल कोर्ट के डोमेन में ये मानिए तो फिर क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बात आनी है, क्योंकि 302C की भी एक पनिशमेंट अवेलेबल है। सो उस सिनेरियो में 302B में डेथ नहीं है, लाइफ भी है। सो ये ट्रायल कोर्ट क्वांटम के प्रिंसिपल को डिसाइड करेगी, बट एज ऑफ नाउ एक्शन स्कूल इसका रूल के मुताबिक इज नॉट एंटाइटल फॉर द बेल, क्योंकि बेशक उसकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी बट इट ट्रिगर्ड जो इंजरी आपने इन्फ्लिक्ट किया। सो लिहाजा फॉर दैट रीजन दैट बेल वाज डिसमिस्ड। सर अमूमन हम देखते हैं कि बेल के जो ऑर्डर्स होते हैं दैट शुड नॉट अफेक्ट द जजमेंट्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स। डोंट यू बिलीव कि इस जजमेंट जो हमारा इस बेल ऑर्डर है ये किसी न किसी हद तक प्रेजुडिस करतेगा ट्रायल को? नॉट नेसेसरी, क्योंकि हर जजमेंट के नीचे इस लॉर्डशिप्स जितने भी हैं, चाहे हाई कोर्ट्स के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, वो स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को प्रेजुडिस नहीं करेगी। हाउएवर इफ यू से कि ट्रायल कोर्ट प्रेजुडिस नहीं होती तो आंसर वुड बी नो, होती है, वो उससे प्रेजुडिस होती है। जैसे आपको माशाल्लाह 20 साल की प्रैक्टिस में अगर ये प्रिंसिपल नहीं पता और मुझे पहली तो नहीं पता, इसी जजमेंट में पता चला, तो मोस्ट लाइकली जो ट्रायल कोर्ट होगी उसको भी ये शायद ना पता हो। आई डिड नॉट नो दैट फैंसी टर्म, बट आई न्यू कि 324 302 में जब कन्वर्ट होती है तो वो जो इंजरी होती है बेशक वो लीडिंग टू दैट डेथ ना हो, लेकिन वो 302 में कन्वर्ट हो जाती है। बट दिस वर्ड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। तो अब एक ट्राई कोर्ट जब इस वर्ड को देखेगी, सर्च करेगी, इसे हमने किया और फिर समझ आती है कि नॉट नेसेसरली डायरेक्टली इन्फ्लिक्ट की हो, लेकिन जिस तरह कैटेकोलोमिन सर्ज हुई, इतने ज़्यादा हार्मोन्स बूस्ट हो गए कि आपका पल्मोनरी कोलैप्स हो गया, तो दैट क्लियरली शोज कि आपकी इंजरी सी वो वन थिंग लेड टू अनदर पॉजिटिव एंड आगे। बट हमारे यहाँ ट्रायल कोर्ट्स जो है ना, अमूमन जो कॉज ऑफ डेथ होती है ना, फुल डोज पनिशमेंट जिसमें डेथ पेनल्टी, वो जाते ही उस सिनेरियो में कि अगर प्रॉपरली वो दैट कॉज ऑफ डेथ हो, अदरवाइज इसीलिए कोर्ट के पास इख्तियार है क्वांटम ऑफ सेंटेंस का। थैंक यू सो मच सर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट हमने इसको पढ़ा, एक्सेल स्कल रूल, जिसको भी तो बोलते वक्त थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो रहा है, और बड़ी खसूसी बात इस जजमेंट की ये 3 सफ़ों की है, जिसमें आपके फैक्ट्स भी हैं, आपकी एक्सेल स्कल रूल को भी एक्सप्लेन किया गया, उसका डिसीजन किया, और खूबसूरती ब्रेविटी की लॉ की यही है कि आप कम लफ्ज़ों में मेजर कॉन्सेप्ट्स को बताते हो। जितने भी लॉ स्टूडेंट या प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, 3 सफ़े पढ़ के आपका एक ऐसा कॉमन लॉ का प्रिंसिपल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो मेरा ख्याल है कि अगर आप 3 सफ़े पढ़ ले तो शायद सारी ज़िंदगी आपके दिमाग से ना जाए। बल्कि विशाल ये एंड पे लगा देना जजमेंट नो सर। सर ने कहा हम ये जजमेंट भी साथ लगा देंगे और आपके लिए मज़ीद आसानी इसके अंदर हो जाएगी, और इसी वजह से लाइक बाजवा साहब इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जज ऑफ माइंड, कि आपको थोड़े लफ्ज़ों में बहुत सारा चीज़ें समझा देते हैं। हम बाकी सारे जजेस से भी सीखते हैं, और ये जजमेंट आप ही पढ़ें और बताइएगा कि आपको इस बारे में क्या लर्निंग हुई, और आपकी बाजवा साहब की कौन सी फेवरेट जजमेंट है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर जो आप रेफर करते हैं, वो हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। यूजली तो हम सारी जजमेंट ही पढ़ते हैं ओनली, लेकिन वो हमारे लिए भी कोई नई चीज़ हुई तो हम आपसे सीखेंगे भी और आगे अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज़ कीप फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। तब तक मियां साहब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।